नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही। अब ये धमकियों, मनोवैज्ञानिक दबाव और वैश्विक संदेशों की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका के लगातार हमले, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। होर्मुज से लेकर खाड़ी तक तनाव चरम पर है और इस बीच ईरान के एक सरकारी समर्थक अखबार के पहले पन्ने पर छपा एक उग्र संदेश पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इस अखबार में दुनिया के कई बड़े नेताओं की तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं और बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई पश्चिमी नेताओं को निशाने पर लिया गया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रचार करने का एक संदेश है, ये एक तरीका है या फिर किसी बड़े टकराव की चेतावनी है। उधर अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं। ईरान के कई इलाकों में धमाकों की खबरें हैं, जबकि ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। खाड़ी में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखने लगा है और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है। गाजा में भी इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे और एआई से बनाए गए वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आज सवाल 10 बजे में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। क्या धमकियों की ये जंग किसी बड़े सैन्य टकराव का संकेत है? क्या होर्मुज संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है? इस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं और इससे पहले ये भी बताते चले कि किस तरीके से लगातार 5वें दिन ईरान पर हमला हुआ है। लगातार 5वें दिन ईरान पर अटैक अमेरिका द्वारा किया गया। ईरान के दक्षिणी प्रांत में कई शहरों पर भीषण धमाके, केशम द्वीप पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके जो है वो किए गए हैं। लगातार अमेरिका द्वारा ईरान को टारगेट पर लिया जा रहा है। 5वें दिन भी ईरान पर हमले लगातार जारी। ईरान के दक्षिणी प्रांत में कई शहरों में भीषण धमाकों की आवाजें, विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। केशम द्वीप पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके जो हैं वो हुए हैं। तो 5 प्रांत हैं जिन पर बमबारी हुई है, जिसमें होर्मुज प्रांत है, मरकाजी प्रांत है जिस पर अटैक हुआ है, एबाज है, बुशहर है, खुजिस्तान है, बलूचिस्तान, सिस्तान प्रांत पर भी हमला हुआ है। लगातार ये एस्केलेशन जो है वो देखने को मिल रही है वेस्ट एशिया में, जहां पर अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, ईरान भी रिटालिएट कर रहा है और शुरुआत हुई है होर्मुज में। जिस तरीके से हमने देखा ईरान द्वारा जहाजों को निशाने पर लिया गया, ऐसे में अमेरिका ईरान पर भीषण हमले कर रहा है, लगातार अटैक्स कर रहा है। 5 प्रांतों में आज बमबारी हुई है। होर्मुज प्रांत है, मरकाजी प्रांत है जिस पर अटैक हुआ, एहवाज है, बुशहर है, खुजिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान, सिस्तान प्रांत है, जहां पर अमेरिका द्वारा अटैक किया गया है, हमला किया गया है। तो एक तरफ 60 दिनों की बातचीत चल रही है अमेरिका ईरान के बीच और दूसरी तरफ ये हमले भी लगातार हो रहे हैं, लगातार अटैक किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान में 2 धड़े हैं, एक धड़ा वो है जो बातचीत का समर्थक है, एक धड़ा वो है जो बातचीत के पक्ष में नहीं है और इसीलिए वो इस तरह की हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। देवनाथ जी, स्वागत है आपका। अब बातचीत चल रही है और बैकड्रॉप में ये अटैक्स किस तरीके से देखें और कितने इंटेंस इन हमलों को आप मानते हैं? जी हाँ, अच्छी बात यह है कि शनिवार को और रविवार को कुछ इनडायरेक्ट टॉक्स हुए। ओमान में, मस्कट में अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव थे, ईरान से अरागची गए हुए थे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची जरा नरम दल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बातचीत की तरफ अपना ज्यादा ध्यान देने में बिलीव करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि बातचीत ना हो। किसी भी देश में युद्ध के समय में जो फौज होती है वो लड़ाई जीत कर जंग जीतना चाहती है। आईआरजीसी को यकीन है कि अगर वो लड़ते रहेंगे तो एक दिन अमेरिका को घुटने पर ले आएंगे। आईआरजीसी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पर दबाव डाल रही है कि मिलिट्री कार्रवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बातचीत
फिलहाल कुछ लेकिन हासिल देवनाथ जी, नहीं आपस में करेगी। वो कोऑर्डिनेशन है क्या आईआरजीसी में, और उनका जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, या फिर वो अंतर कलह बड़े पैमाने पर है और जो सॉफ्ट नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि इस तरीके से लगातार एस्केलेशन बढ़े, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मुमकिन है कि बातचीत पर हो, या फिर ये सब कुछ मिलीजुली भगत है? देखिए क्या होता है कि हर देश में जो सरकार है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसका हमेशा आर्मी के ऊपर कंट्रोल रहता है। आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर हैं वो जैसे हम कहते हैं कि हैं तो ब्रिगेडियर के पद पर, लेकिन देखिए वो ईरान की सोशल फैब्रिक का हिस्सा हैं। उनकी सरकार की तंत्र का एक धुरी हैं। अब हर देश में क्या होता है कि युद्ध के समय में पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को कुछ हद तक इनिशिएटिव लेने की छूट दे देती है। मैं जैसे बताना चाहता हूं कि जब गलवान में टेंशन हुआ और आर्मी ने पूछा भारत सरकार से कि क्या कार्रवाई की जाए, तो भारत सरकार ने सही जवाब दिया। कहा कि जो भी जमीन पर उस वक्त जरूरी है आप उसको कीजिए। जमीन पर टैक्टिकल रिक्वायरमेंट जो भी है आप उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। तो ईरान में भी ऐसा कुछ हुआ है, जहां सिविलियन लीडरशिप ने जमीन पर जो उनके 31 सब कमांडर्स हैं उनको पावर दे दी गई है कि वो अपने अपने इलाके में जो भी मिलिट्री कार्रवाई है, टैक्टिकल कार्रवाई यानी छोटी छोटी कार्रवाई जो कि 1 घंटा असर दिखाती है, छोटा सा असर दिखाती है, जी। लेकिन सिग्निफिकेंट असर दिखाती है, तो लोकल कमांडर्स अपने इनिशिएटिव पर लड़ रहे हैं क्योंकि जी। सेंट्रल अथॉरिटी ने उनको फ्रीडम दी हुई है। तो पश्चिमी देवनाथ जी, मीडिया नहीं, ऐसे बातचीत बातचीत किस बात को लेकर हो रही है? एक तरफ अगर हम ये माने कि यहाँ पर फुल फ्लेजेड छूट है और आईआरजीसी अपने हिसाब से हैंडल कर ले, हॉर्मुज से जो जो जहाज गुजर रहे हैं, जो उनके बताए रूट को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन पर अटैक करे, तो फिर ये जो 60 दिनों की बातचीत है, यानी कि इसमें तो मसला है ही नहीं हॉर्मुज का। ईरान ने तो ये समझ लिया है कि भाई हम तो टोल वसूलेंगे और इस पर बातचीत का कोई स्कोप है ही नहीं। हाँ देखिए, किसी भी युद्ध में बातचीत लंबा चलता है। अगर हम देखें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोरिया वार में बातचीत 3.5-4 साल चली, युद्ध भी चला। वियतनाम युद्ध 1965 से 1973 तक चला, लेकिन बातचीत चलती रही लगातार। अफगानिस्तान में आप देखिए, अमेरिका 2001 में अंदर गया, 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के आया, लेकिन इस दौरान कतार में लगातार 10 साल 15 साल बात चलती रही। जी। आप भारत और चीन का देख लीजिए, जब गलवान में टेंशन हुई थी, लड़ाई भी नहीं हुई, हाँ। जस्ट एक झड़प हुई थी। उसके बाद हमारे बीच में 17 दौर बातचीत कोर कमांडर लेवल पर और 21 दौर बातचीत विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्रालय, चीन के विदेश मंत्रालय के साथ हुई। हाँ। तो किसी भी युद्ध में इस तरह की बातचीत का होना स्वाभाविक ठीक है। है। ऐसा ही होता है। अभी तो टाइम फ्रेम भी तय है, 2 महीना टाइम जी। फ्रेम तय है कि बातचीत अगस्त के अंतिम दौर तक चलती रहेगी। हाँ। जी। ठीक है, हमारे साथ दामोदर सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि भू राजनीतिक विश्लेषक है। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक तरफ ये अटैक्स लगातार हो रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत चल रही है। क्या ईरान ये समझ रहा है कि बातचीत के साथ अगर वो अग्रेसिव तरीका नहीं अख्तियार करेगा तो अमेरिका उसे कमतर आंकेगा, उसे हल्के मिलेगा, और ऐसे में बातचीत के टेबल पर उसका पक्ष जो है वो थोड़ा हल्का लगेगा? गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। बट जो बात आपने कही है, इस बात में बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान ऐसा सोच सकता है, लेकिन किसी भी लड़ाई में जो आर्म फोर्सेस का मकसद होता है वो ये होता है कि अपने शत्रु को इस हद तक नुकसान पहुंचाना कि वो नेगोशिएशन टेबल पे अपने मुल्क के लोगों के लीडरशिप के सामने बैठे और अपनी शर्तों पे हम समझौता कर सके। अमेरिका भी यहाँ पर वही चाहता है कि ईरान को इस हद तक बर्बाद किया जाए कि ईरान जब समझौता करने के लिए अब आए तो उसकी शर्तें कम से कम हों, और वो किसी भी तरह के इस तरह के जो हमले होमरूज में कर रहा है या वो जो शर्तें लगाने की कोशिश कर रहा है उनको लगाने की हालत में ना हो। सीधा सीधा मकसद सिर्फ यही है कि अपने शत्रु को इतना नुकसान पहुंचाओ कि जब वो समझौता करने की पहल भी वही करे और समझौते की टेबल पर जब वो आए तो शर्तें हमारी हो ना कि उसकी। यहाँ पर पहला फेज जो इस लड़ाई का था, इस बातचीत को शुरू होने से पहले, उसमें ये देखा गया कि नुकसान अमेरिका का भी काफी हद तक हुआ, और जहां पर
एक उतावलापन जो था ट्रंप की तरफ से दिख रहा था समझौता करने के लिए, वो सबको पता था। हाँ। उसके बाद जब आप नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं, आप देखते हैं, फोटो ऑप करते हैं, बहुत सारी बातें होती, ट्विटर ट्विटर चल रहा होता। इस सब के बाद ये बात सारे जो डिफेंस एनालिसिस्ट थे, जियो स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट, वो कह रहे थे कि इस डील पे ट्रस्ट नहीं है किसी को, और साफ दिख रहा था ये डील सिर्फ कागजों पे कुछ सिग्नेचर है, एक फोटो ऑप, एक मुल्क को एक क्रेडिट लेना है, वो नाम पाकिस्तान है, सबको पता है, तो बस उसके अलावा इस डील से कोई भरोसा। जिस दिन डील चल रही है उसके ठीक दूसरे दिन ईरान एक कमर्शियल शिप पे अटैक करता है, उसके बाद फिर अमेरिका पलटवार करता है, और ये कहानी दूसरे दिन से शुरू हुई। तो उस डील का कोई फायदा नहीं हुआ। अब जाके अमेरिका को ये समझ में आ गया कि जब तक ईरान को हम पूरी तरह से घुटनों पे नहीं ला देते, जब तक ईरान की आईआरजीसी और जो लीडरशिप है, या उनको लॉजिस्टिकली इतना डिस्ट्रॉय किया जाता है कि वो समझौते की टेबल पे पुनः आए जी। और आकर एक के और हमसे थ्योरी समझौता सर करें। जो सामने आ रही है वो ये भी कि ये जो लोग हैं, ये जो अटैक कर रहे हैं, ये जो हमले कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बातचीत के पक्ष में ही नहीं है, और ये वो धड़ा है ईरान का जो कह रहा है कि अमेरिका से बात करनी ही नहीं है, हम अटैक करेंगे और अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि ईरान ना किसी की बातों में आएगा, ना किसी के इन्फ्लुएंस में आएगा, और ना ही घुटने टिकेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो अगर स्थिति देखें देवनाथ जी, इससे तो ईरान को डील करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो धड़े, हमने तो वो नारे भी सुने ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ, जब हमने देखा अयातुल्लाह अली खामनेई का फ्यूनरल निकल रहा था, वहां पर उनको गद्दार कहने के भी जो है नारे सुने थे हमने। शक नहीं कि ईरान की जनता में तो रोष है। देखिए, टैक्टिकल लेवल पर, यानी अगर आप घंटे से घंटा फॉलो करें, हर दिन का कार्रवाई का डिटेल्ड एनालिसिस करें, तो पहले अमेरिका कार्रवाई ऐसे होती है कि पहले अमेरिका एक शिप को चोरी छिपे निकालने की कोशिश करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अमेरिका उस जहाज को कहता है कि आप अपना ट्रांसपोंडर बंद करो, रात के अंधेरे में हमारे साथ आ जाओ, ओमान के तटीय क्षेत्र से चिपक चिपक कर निकल जाओ, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी एरिया है वहां से चिपक चिपक कर निकल जाओ। इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान एक या दो मिसाइल मारता है उस शिप पर, वार्निंग देने के लिए। देखिए, ईरान ने कभी तक ऐसा मिसाइल नहीं मारा जिससे कि वो शिप डूब जाए। एक शिप को डुबाने के लिए ईरान ऐसा मिसाइल भी फायर कर सकता है जो कि 500 किलो का है वॉरहेड हो, या 1000 किलो का वॉरहेड हो। ईरान इन शिप्स को डुबाता नहीं है, बस एक वार्निंग शॉट देता है। इसके जवाब में अमेरिका तुरंत 60, 70, 80, 140 जगह पर हमला कर देता है, और उसके जवाब में हमेशा ईरान गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनको अटैक करता है। अगर आप देखें तो टाइम रेस्पॉन्स सीक्वेंस में पहली जो कार्रवाई है वो अमेरिका से होती है, और जवाबी कार्रवाई ईरान से होती है। तो बहुत जरूरी है फिलहाल कि जो मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका जो 5वां बिंदु है, उसके हिसाब से ईरान को कुछ हद तक, उस 5वें बिंदु में क्लियरली लिखा है कि भविष्य में 60 दिन के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान को और ओमान को दिया गया। तो लेकिन सर ईरान उसमें जो ये भी है तो मेंशन है कि टोल जो है ईरान वो 60 दिनों के बाद लेगा। अभी टोल लेने की बात तो नहीं है, लेकिन अभी ईरान जिस तरीके से लीड कर रहा है, डील कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो 60 दिन की बातचीत से उसे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। उसका ये कि अभी से कंट्रोल मेरे पास है और बाद में मेरे पास रहने वाला है। जी हाँ मोनिका जी, ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि इस 60 दिन के दौरान वो कोई टोल नहीं लेगा। क्योंकि ईरान चाहता है कि जैसे कि मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के 5वें बिंदु में लिखा है कि एक प्रोसीजर डेवलप हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप हो। तो ईरान कोई टोल नहीं ले रहा है। ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि जो भी शिप जा रहा है उसका कैप्टन या शिप की जो कंपनी है वो ईरान के पास रजिस्टर कर ले, बता दे किस देश का जहाज है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, और रजिस्टर हो जाता है। ईरान उसके कैप्टन को एक कंट्रोल नंबर दे देता है। कंट्रोल नंबर जब देता है तो ईरान, जैसे कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, ईरान कंट्रोल नंबर देते ही कहता है कि आप अपना ट्रांसपोंडर ऑन रखिए। लेकिन अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और उसके बाद अभी तो रजिस्ट्रेशन की बात है, उसके बाद टोल की बात भी। बहरहाल एक खबर जरा साझा कर ले, आप लोगों के पास लौट रहे। ईरानी अखबार के पहले पन्ने पर उग्र संदेश जो है वो छापा गया है। ट्रंप नेतन्याहू को लेकर धमकी भरी हेडलाइन, और हेडलाइन में लिखा क्या है वो भी जरा बता दें। गेट रेडी फॉर सडन डेथ,
ये हेडलाइन में लिखा है। अचानक मौत के लिए तैयार रहो, ईरान अमेरिका इजराइल तनाव के बीच ये उकसाने वाला संदेश जिसमें कहा गया है गेट रेडी फॉर सडन डेथ। सिंह साहब, अब ये किसकी डेथ का जिक्र हो रहा है? क्योंकि धमकियां तो कई दफा देख ली और ये भी कहा गया है जब हमने वो फ्यूनरल वाले जुलूस देखे उसमें नेतन्याहू के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ। अब ये जो पर्टिकुलर गेट रेडी फॉर सडन डेथ, इसके क्या मायने, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे ही संदेश है और ये बताने के लिए कि कितने गुस्से में है ईरान अमेरिका के प्रति? ये गुस्सा करना बिल्कुल लाजमी है, और अगर आपको ऐसा कुछ करना भी है, आप करना चाहते हैं, आप प्रतिरोध आप अपना दिखाना चाहते हैं या बदला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पब्लिश करना और ये सब कुछ एक मेच्योर नेशन या मेच्योर एक्शन नहीं कहा जा सकता। ये सब कुछ आपकी उकसावे की कार्रवाई हो सकती है। और मुझे लगता है ईरान के लिए किसी भी तरह से ट्रंप का असिस्टेशन करना या इजराइल के प्रेसिडेंट का असिस्टेशन करना इतना आसान नहीं होगा जितना वो दिखा रहे हैं या बार बार बोल रहे हैं। इससे सिर्फ उकसावे का मैसेज ही जाएगा और ईरान का अपना ही नुकसान होगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान या किसी भी मुल्क के लिए अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष या इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष का आप किसी भी तरह से असिस्टेशन नहीं कर सकते। और सिंह साहब, बहुत इससे बल नहीं मिलेगा किस्मत कि ही खराब डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन कहते रहते हैं कि ईरान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। और यहाँ पर आप अपने अमेरिका के उस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं कि जब आप डेथ ऑफ अमेरिका या डेथ ऑफ इजराइल बोलते हैं तो उनको एक लेजिटिमेट राइट मिलता है वहां पर आपके ऊपर हमला करने के लिए, कि हम अपने शत्रु, और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा जिसका एनिमी कंट्री उसके राष्ट्राध्यक्ष का असैसिनेशन करने के लिए पब्लिकली इस तरह से थ्रेट करता है। पर एक बात मोनिका जो यहाँ पे समझ में आती है कि ईरान के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप नजर आ रहा है IRGC और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान की चाहती है कि कुछ सेटलमेंट हो, कहीं पर हम समझौता करें या नेशन को हम रिबिल्ड करें, तो वहीं पर IRGC के जितने भी एक्शन है, अभी तक जो मिलिट्री एक्शन उनके नजर आ रहे हैं या जितनी भी उनकी कार्रवाइयां, वो सब ये दिखाती है कि वो सरकार के साथ या वो इस बात पे सहमत नहीं है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता किया जाए। और ये चीज ईरान के लिए घातक होगी अगर आप समझौता नहीं करते। तो पूरी पूरी दुनिया को पता है और कोई भी बता सकता है कि ईरान का नुकसान ज्यादा होने वाला है, और ये अगर लड़ाई लंबी चलती तो ईरान का नुकसान हद से ज्यादा होगा। हो सकता है अमेरिका का नुकसान भी हो और होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया, आपको समझना होगा। 2 से 3 उनके जो सैनिक अभी हालिया इन एक्शन में मारे गए हैं या शहीद हुए, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि ये अपने मुल्क के लिए शहीद हुए, अपने देश के लिए हिफाजत में शहीद हुए, और हम इन चीजों के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब अमेरिका ने पूरा मन अब इस बार बना लिया है कि ईरान को वो जमींदोज करके रहेगा, और समझौते की टेबल पर आएगा जब ईरान बिना शर्त इसके लिए तैयार होगा। इससे ज्यादा सिंह साहब, एक वीडियो और आया है, AI वीडियो, जरा वो भी बता दे, दर्शकों को दिखा भी दे। ईरान समर्थक समूह का AI वीडियो वायरल हुआ है। अमेरिकी नेताओं को धमकी वाला ये वीडियो है जो कि जारी किया गया है। सेनेटर ग्राहम को लेकर धमकी का दावा। AI वीडियो में KT संदेश पर विवाद। तो ये देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि अखबार के फ्रंट पेज पर किस तरीके से धमकी का संदेश, अब ये AI वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये ईरान समर्थक कोई समूह है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये वीडियो वायरल किया है। अमेरिकी नेताओं को धमकी वाला ये वीडियो जारी किया। इससे पहले डेथ को लेकर धमकी और अब सेनेटर ग्राहम को लेकर धमकी का दावा। देवनाथ जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका भी। एक वीडियो अभी हमने देखा स्क्रीन पर, उससे पहले ईरान में एक अखबार में फ्रंट पेज पर हेडलाइन जो है छपी है, प्रोवोकेटिव है वो अमेरिका के लिए। अब ये सेनेटर ग्राहम को लेकर धमकी का दावा, क्या दर्शा रहा है ईरान इन तमाम चीजों के जरिए? धमकी अखबार में, उसके अलावा ये AI वीडियो। जी नमस्कार आप सभी लोग को। जरा समय देर से ज्वाइन किया उसके लिए सॉरी। देखिए, ईरान जो है, ईरान ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो कि केवल इमोशनल वार लड़ते हैं, अपने ऑडियंस को ज्यादा दिखाना और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कम वार का, या यूरोपियन कंट्री या जो विश्व को 400 साल गुलाम बना के रखे, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये वार लड़ते हैं और हर एक चीज का एक जैसे ग्राफ पेपर पे हिसाब रखते हैं। और इनको अपने पब्लिक को खुश करना है, AI जनरेट करना है। एक्चुअली जो टारगेट है उसको हिट कैसे किया जाए उस पर कम ध्यान रहता है, और किस तरह से अपने ऑडियंस को या अपने लोगों को सुनाना, दिखाना, या मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इन सबों से कभी वार नहीं जीता जाता। ये इसी कारण है कि इस पूरे वार में इजराइल और अमेरिका ने बहुत ही अच्छी बढ़त ले ली और बहुत ही आराम से बढ़त ले ली। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, बहुत सैनिक मारे गए,
या कुछ ऐसी हुई, इनके सारी चीजों को उन्होंने लगभग जो है डिस्ट्रॉय किया है। और इनके देश में जो है नेवी नहीं रही, एयरफोर्स नहीं रही, नेता नहीं रहे, नेताओं का एक डर चल रहा है इस समय, अपने अंदर खींचातानी चल रही है। तो उन्होंने हर एक फ्रंट पे उन्होंने वीक किया है। और ये अगर युद्ध 10 साल भी चलता है तो ईरान स्वाभाविक लड़ेगा। अगर मैं बता दूं कि अगर दुनिया में अगर युद्ध अगर छोटे देश से भी चलता है तो उसको जमींदोज कर सकते हैं, लेकिन युद्ध को खत्म नहीं कर सकते। कोई न कोई सपोर्ट भी करता रहेगा, चीजें अच्छा, चलती रहेंगी। ये लेकिन धमकियां आप जो अपनी हैं, स्टैंड कहाँ ये करते जो हैं? ईरान की तरफ से आ रही है, इसका फायदा भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। विक्टिमाइज खुद को दिखाएंगे, वो इलेक्शन से वैसे ही आ रहे हैं, वैसे भी वो हर जगह ये करते हैं कि मुझे गोली मारी गई, मुझे मारने की कोशिश, मेरे परिवार को। अब ये और उनको हथियार मिल गए। इसका फायदा उन्होंने अपने इलेक्शंस में लिए हैं, ट्रंप लिए हैं। विक्टिमाइज होने का फायदा उन्होंने लिया है हमेशा, और इसको वो अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा। मैं बता दूं कि कोई भी गलती ईरान करेगा उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे भुनाना है, अमेरिका और ये सब जो बहुत ही लिटरेट और एजुकेटेड कंट्री जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और एक चीज लेकिन जो है डॉक्टर वहां गुप्ता, ये भी तो पूछा जाएगा इलेक्शंस के दौरान इस युद्ध से अमेरिका ने हासिल क्या किया है। यहाँ तो अमेरिका ने एक जिन्न खड़ा कर दिया है दुनिया के सामने। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये मसला सुलझ ही नहीं पा रहा। देवनाथ जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी पहले थी भी नहीं, अब ये जो शुरू किया अमेरिका ने, अब इसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। तेल के दामों में फिर से हम देख रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस फिर से राइज हो रहे, फिर से हाइक हो रहे। जी हाँ मोनिका जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है शातिर दिमाग बिजनेसमैन है। इस लड़ाई के साइड इफेक्ट देखिए। साइड इफेक्ट यह, एशिया के देशों को कच्चे तेल गैस की कमी हो गई, भारत में भी, तो सब इधर उधर दौड़े कि और कहीं मिल जाए। फाइनली सारे देश पहुंच रहे हैं अमेरिका। तो अमेरिका का कच्चा तेल और गैस का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया है। भारत जो कि अमेरिका से 8% लाता था अपनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट, पिछले 2 महीने 1 महीने में भारत ने भी अमेरिका के साथ और वेनेजुएला के साथ, वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। इतने सारे डील साइन किए कि 40% हमारी रिक्वायरमेंट अब भविष्य में अमेरिका और वेनेजुएला से आएगी। तो अमेरिका के पाव बावरा हो रहे हैं। एक और साइड इफेक्ट है कि हर बार अमेरिका बमबारी करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है। जो WTI इंडेक्स है अमेरिका का, वो भी ऊपर जाता है। तो जो कच्चा तेल पहले अमेरिका दूसरे देशों को, एशिया के देशों को या यूरोप को $65 प्रति बैरल एक्सपोर्ट कर रहा था युद्ध के पहले फरवरी के महीने तक, आज अमेरिका की पौवारा हो गई है। वो उसी कच्चे तेल को $71 $72 प्रति बैरल बेच रहा है। बीच में जब युद्ध चरम सीमा पे था तो अमेरिका अपने कच्चे तेल को एशिया के देशों को $85 $90 पर बेच रहा था। और ऑप्शंस तो क्या अमेरिका था इन की देशों के पास अमेरिका से ना खरीदने के। सिंह साहब, अभी क्या स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नजर आती है? क्योंकि एक तरफ एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई ईरान सिर्फ रजिस्टर करने के लिए कह रहा है, एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई क्यों रजिस्टर करे, इंटरनेशनल वाटर्स है, जाना चाहिए वहां से। अब वो ये ईरान और अमेरिका वाला पक्ष, और ऐसे जाहिर है एक एक विचारधारा भी है। आपको क्या नजर आता है? क्लोजिंग कमेंट। मुझे जो नजर आता है वो सबसे बड़ी बात है मोनिका कि ये देखना होगा, ये बिल्कुल साफ है कि अभी ईरान अपना वर्चस्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चाहता है। वो नहीं चाहता है किसी भी तरह से अमेरिका का इंटरफेयर हो यहाँ पर। कोई भी शिप निकलना, ये सब रजिस्ट्रेशन या टोकन नंबर, कंट्रोल नंबर, एनीथिंग, जस्ट कि आप हमारी सुपरमेसी यहाँ पे एक्सेप्ट करें, आप हमें अपडेट करें, और इसके बाद आपको ये हमेशा ज्ञात रहे कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये IRGC या ईरान के अनुकंपा पे कर, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। अगर जब तक, क्योंकि अभी 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जा सकता, उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट रिफाइन होगा, उस पर क्या ये शर्तें लगाते हैं, किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक चीज जो साफ जाहिर है कि वो ईरान की जो मिलिट्री है या IRGC है, जो भी उनकी तरफ से इस चीज में पहल कर रहे हैं, वो सब यही चाहते हैं कि कोई भी अगर यहाँ शिपिंग लेन पे कोई भी मूवमेंट्स होता है, उस सब में ईरान की स्टैंपिंग हो, ईरान को अपडेट हो और ईरान की सुपरमेसी एक्सेप्ट करेगा। चलिए, अब वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो गया है। मैं क्षमा चाहूंगी डॉक्टर गुप्ता, वक्त मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति एक बार फिर से अगर हम देखें, यथास्थिति बन गई। एक बार फिर से वही स्थिति जो है, कौन ना किसकी सुप्रीमेसी चलेगी, कौन किस पर हावी होकर, इन सब के बीच एस्केलेशन मिडिल ईस्ट में लगातार देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।